नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए काम रोको प्रस्ताव पर जवाब देते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन काल में युवाओं को गुमराह किया है और भर्तियों में पारदर्शिता नहीं रखी, जबकि वर्तमान सरकार मेरिट के आधार पर नौकरियां दे रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से पिछले 11 वर्षों में 11,017 युवाओं को रोजगार दिया गया, जबकि कांग्रेस ने 10 साल की केवल 3,593 भर्तियां की। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की आशंका होने पर सरकार ने तुरंत परीक्षाएं रद्द कर निष्पक्षता सुनिश्चित की है। ये कट ऑफ नीति पहले से लागू है और न्यायालय भी इसे सही ठहरा चुका है। सरकार पारदर्शी निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। महोदय, मैं अपने कार्यकाल के बारे में भी इसके ऊपर बताना चाहूंगा। मार्च 2024 में प्रदेश में विभिन्न विभागों में ग्रुप ए में एससी बैकलॉग 145 था। माननीय अध्यक्ष जी, 2024 मार्च के अंदर हमारी सरकार में एससी का जो बैकलॉग है मात्र 145 रह गया। हमने उसको पूरा करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, ये सरकार हर वर्ग के हितों की रक्षा करने का ये सक्षम तरीके से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, बीसी ए का बैकलॉग मात्र 180 और बीसी बी का बैकलॉग 0 हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, हमने उसको पूरा कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, ग्रुप बी में एससी का बैकलॉग ग्रुप बी में 548 और बीसीए में बैकलॉग 3 और बीसीबी में बैकलॉग 0। माननीय अध्यक्ष जी, ग्रुप सी में एससी का बैकलॉग 1931 और बीसीए में बैकलॉग 1106 और बीसीबी में 0। माननीय अध्यक्ष जी, ग्रुप डी में एससी बैकलॉग 0, कोई बैकलॉग नहीं रहा और बीसीए में बैकलॉग 0 और बीसीबी में बैकलॉग 180। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार संवेदना से ये काम कर रही है, हर वर्ग का ये ध्यान रख रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह अगर हमारे बोर्ड और निगमों की बात करें, उसमें ग्रुप ए में एससी बैकलॉग 63 और बीसीए बैकलॉग 44 और बीसीबी में बैकलॉग 39। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रुप बी में एससी बैकलॉग 18 और बीसीए में बैकलॉग 0, बीसीबी में बैकलॉग 0। माननीय अध्यक्ष जी, ग्रुप सी में एससी बैकलॉग 0 और बीसीए में बैकलॉग 0, बीसीबी में बैकलॉग 0, हमने उसको 0 किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों में हमने 2014 से फरवरी 2019 तक अनुसूचित जाति के ए वर्ग के 20 पद, बी वर्ग के 1616 पद, सी वर्ग के 5041 पद और डी वर्ग के 4245 पदों पर नियमित भर्ती करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के अलावा इस अवधि में पिछड़े वर्गों के ए वर्ग 16 पद, बी वर्ग के 990 पद, सी वर्ग के 6500 पद और डी वर्ग के 5661 पदों पर हमने नियमित भर्ती करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा कर्मचारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के बैकलॉग को भरने के लिए हमने विशेष भर्ती अभियान वो भी चलाया है। इसके तहत अनुसूचित जातियों के 22 पदों, पिछड़े वर्गों के 42 पदों की भर्ती की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं फिर दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि जो ये प्रस्ताव और जो ये एजिटेशन हमारे विपक्षी दल के
माननीय सदस्य कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश को ये एक बहुत बड़ा पाप हमारे युवाओं को गुमराह करने का कर रहे हैं। ये सदन को गुमराह करने का काम ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं। मैं आग्रह करूंगा माननीय अध्यक्ष जी, अपने विपक्षी दल के नेता जिन्होंने प्रस्ताव लेकर के आए हैं वो आज इस हाउस में नहीं है, परंतु मैं कहना चाहूंगा जो माननीय सदस्य जहां बैठे हैं वो अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लें, इज्जत वापस ले लें, मैं ये कहना चाहूंगा। और चंडीगढ़ में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नमो भारत, आरआरटीएस सह मेट्रो कॉरिडोर की फाइनल अनाउंसमेंट में मंजूरी की घोषणा की है। लगभग 64 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 52 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा का होगा। डीपीआरओ अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी परियोजनाएं गुरुग्राम और फरीदाबाद से नोएडा से जोड़ेगी, जिससे यातायात जाम कम लगेगा और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। साथ ही छछरौली में वर्षों से बसे परिवारों को सर्वे आधार पर मालिकाना हक देने की घोषणा की गई है। अपने क्षेत्र के माननीय अध्यक्ष जी, इस महान सदन के माध्यम से मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों शहरी परिवहन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय की मैं जानकारी आज इस महान सदन के माध्यम से देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 24 फरवरी कल हमारी एक बैठक आयोजित हुई थी, जिस बैठक में हमने ये निर्णय किया है कि गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक नमो भारत आरआरटीएस सह मेट्रो कॉरिडोर के लिए अंतिम अलाइनमेंट को स्वीकृति दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, इसकी डीपीआर का अंतिम रूप देने के लिए भारत सरकार की एजेंसी एनसीआरटीसी को निर्देशित किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह परियोजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका एक विजन है कि हर देश के नागरिक के जीवन को सरल और सुगम करना और उसको सुविधाएं पहुंचाना, भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ गति से ले जाना, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। और उसी विजन के तहत माननीय अध्यक्ष जी, नमो भारत जो एक विजन है उसके तहत ये परियोजना आगे बढ़ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन से जोड़ना है, ताकि मैंने जो कहा है कि लोगों के जीवन को सरल और सुगम करना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। माननीय अध्यक्ष जी, यह कॉरिडोर लगभग ये 64 किलोमीटर लंबा होगा। ये गुरुग्राम से शुरू होगा, फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, और इसका 52 किलोमीटर भाग हरियाणा में होगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह एनसीआर क्षेत्र के भीतर गुरुग्राम इफ्को चौक से शुरू होगा, फरीदाबाद और नोएडा जैसे बड़े आर्थिक केंद्रों को यह जोड़ने का काम करेगा, जिसमें लाखों की संख्या में लोग अपना रोजगार करने के लिए हर रोज आते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उनको एक बहुत अच्छी ये ट्रांसपोर्ट की सुविधा ये मिलेगी, उनके जीवन को एक बदलाव का ये बड़ा आर्थिक केंद्रों से जोड़ने का, और यहां की आर्थिक, माननीय अध्यक्ष जी, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा इस कॉरिडोर से। जैसा मैंने बताया है माननीय अध्यक्ष जी, ये इफ्को चौक से ग्वाल पहाड़ी जो 14.5 किलोमीटर का इंटीग्रेटेड जो आरआरटीएस और मेट्रो सेक्शन ये तय किया गया है, और माननीय अध्यक्ष जी, इसमें सेक्टर 29 और मिलेनियम सिटी सेंटर, सेक्टर 52, वजीराबाद और सेक्टर 57 तथा सेक्टर 58, 61 जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन
वो शामिल होंगे। यह माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली की जो मेट्रो है उसकी येलो लाइन, गुरुग्राम मेट्रो कॉरिडोर और रैपिड मेट्रो से जुड़कर माननीय अध्यक्ष जी यात्रियों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी ये प्रदान करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, और इसी प्रकार ये फरीदाबाद क्षेत्र में सैनिक कॉलोनी से बादशाहपुर तक लगभग ये 16 किलोमीटर का इंटीग्रेटेड ये सेक्शन स्वीकृत किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें एनआईटी क्षेत्र हो, चाहे बाटा चौक हो, सेक्टर 12 से 15 तथा नए फरीदाबाद के प्रमुख हिस्से शामिल होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, यह दिल्ली मेट्रो की वायलेंट लाइन से जुड़कर क्षेत्रीय संपर्क को और मजबूत करेगा तथा औद्योगिक और आवासीय विकास को एक नई गति देने का काम ये कॉरिडोर करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह परियोजना हरियाणा के लिए निवेश, रोजगार और संतुलित शहरी विकास के नए अवसर ये लेकर के आएगी। माननीय अध्यक्ष जी, जल्द ही इसकी डीपीआर पूरी करके इस कार्य को पूरा किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में नॉन स्टॉप देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाने का, और उस विकसित राष्ट्र के अंदर हमारी ये डबल इंजन की सरकार माननीय अध्यक्ष जी इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक अपने क्षेत्र के हरियाणा प्रदेश चित्रौली जो प्रताप नगर के नाम से भी जिसको जानते हैं, उसकी भूमि के मालिकाना हक का विषय जो अत्यंत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान सदन में कहा कि नशे पर रोकथाम के लिए अंतर्राज्यीय सामंजस्य बनाकर राज्य सरकार काम कर रही है। इसके लिए एक ज्वाइंट सेक्रेटेरिएट स्थापित किया गया है जिसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल है और समय समय पर संबंधित राज्यों के अधिकारियों की बैठकें आयोजित की जाती हैं और साथ ही राज्य पुलिस नशे के नेटवर्क की जड़ तक पहुंचकर कार्रवाई कर रही है और इसकी नियमित समीक्षा की जा रही है। एक ऑफिस भी बनाया है जिसमें हमारे नियरेस्ट के स्टेट हैं, पंजाब है, हिमाचल है, हरियाणा है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हमारा दिल्ली, उसका एक ज्वाइंट सेक्रेटेरिएट भी बना है। उसकी समय समय पर हमारे अधिकारी भी बैठक करते रहते हैं क्योंकि इंटर स्टेट भी अगर कोई नशा आता है उसके ऊपर भी गंभीरता से हमारी पुलिस काम कर रही है और उस पर समय समय के ऊपर हम भी वॉच करते हैं, देखते रहते हैं। और स्वयं देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, क्योंकि उनके भी बहुत नजदीक का ये विषय है कि किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि हमारे युवाओं को नशे में धकेल करके उनको खराब किया जाए। आदरणीय अमित शाह जी ने एक मानस पोर्टल भी बनाया है, केंद्र का वो मानस पोर्टल बना है कि उसके ऊपर अगर कोई जानकारी देगा तो जो जानकारी देने वाला उसकी सारी की सारी जानकारी छुपा करके रखी जाएगी और जिसके प्रति जानकारी दी है उसके प्रति हमारी पुलिस सख्त कार्रवाई करती है। उसके ऊपर भी मैं ये कहूंगा क्योंकि ये सबका साझा विषय है, क्योंकि युवा हमारे प्रदेश की, देश की प्रॉपर्टी है और कुछ बैड एलिमेंट्स हैं जो हमारे युवाओं को खराब करने में लगे हुए हैं। अगर युवा नशे के अंदर चला गया, हमने इसको लेकर के जो जागरूकता कैंप चलाए, साइक्लोथॉन की जो चर्चा की, मैराथन, जब मैं हर महीने किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में जाता हूं माननीय अध्यक्ष जी, 25 से 30 हजार यूथ वहां पर आता है। एक मैराथन में तो स्वयं विधायक जी भी साथ थे जो सिरसा के अंदर हुई थी, शायद उसमें एक डबवाली में हुई थी, बड़ी मैराथन थी साइक्लोथॉन जब आई थी उसके अंदर। और हमने माननीय अध्यक्ष जी इसको जागरूकता के लिए हमारे जो संत हैं, संतों को भी हमने इसके अंदर
इन्वॉल्वमेंट किया है कि आप जब समाज के अंदर अपना प्रवचन देते हैं तो उसके माध्यम से भी हम इस नशे से बारे में जरूर चर्चा करें ताकि हमारा युवा इसके अंदर ना फंसे। हमने खापकों को भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किया है। जब हमारी साइक्लोथॉन यात्रा थी उसके अंदर हमने खापकों का भी सहयोग लिया और मुझे मिलते रहते हैं खाप के लोग भी, वो भी ये बात बोलते हैं कि हम इसके अंदर काम कर रहे हैं। हमारा सरकार का बड़ी संजीदगी से इसके अंदर काम कर रहे हैं, परंतु फिर भी इंटरस्टेट कोई ना कोई आ जाता है। परंतु हमारी पुलिस जहां से नशा चला है वहां तक जाती है और हम इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई कर रही है। मेरा आग्रह है विधायक महोदय से भी और विपक्ष से भी, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो इस राजनीति से ऊपर उठ करके होते हैं, इसके ऊपर हम सब मिलकर के काम करने की जरूरत है। अगर कहीं पर भी आप लोगों को पुलिस को बताने की जरूरत है, उनसे हेल्प की जरूरत है, तो जरूर उसके अंदर आप कह करके उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई करवाएं। हमने जो कोर जो नशा फैलाने वाले व्यक्ति थे उनके खिलाफ भी माननीय अध्यक्ष जी कार्रवाई की है। उनके मकान को कुर्क भी किया है, डिमोलिश भी किया है। ऐसे कोर जो नशा फैलाते थे उनको जेल के अंदर भी डाला है और जहां जो हमें जानकारी मिलती है तो हम उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करते रहते हैं ताकि हम अपने युवाओं को बचा सकें। मैंने कहा है कि युवा हमारी प्रॉपर्टी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारा युवा जब मजबूती से काम करेगा तो विकसित भारत गति से बनेगा, उसके अंदर हमारे युवाओं की बड़ी भूमिका है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एसोसिएट जनरल लिमिटेड को प्लांट आवंटित करने से जुड़े मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष हुड्डा को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि अदालत ने उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई को अवैध करार देते हुए खारिज कर दिया। जी हां, आपको बता दें, जिसके बाद हुड्डा ने सीबीआई कोर्ट द्वारा बरी करने की उनकी अर्जी खारिज किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद उनके पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे हुड्डा को कानूनी राहत मिली और ये लंबा चल रहा मामला उनके लिए बड़ी सफलता साबित हुआ। और कुरुक्षेत्र में बोर्ड परीक्षाएं शांतिपूर्ण और नकल रहित ढंग से आयोजित की जा रही है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा और पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने पिपली, मथाना तथा मेजर नितिन बाले गीता निकेतन विद्या मंदिर सहित विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ये परीक्षाएं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही है। जिले में 54 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अधिकारियों ने ड्यूटी में ईमानदारी बरतने और सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि बाद में उपायुक्त ने मथाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर स्वच्छता और रिकॉर्ड संधारण के निर्देश दिए। आज से हरियाणा बोर्ड के जो 10th और 12th क्लास के एग्जाम शुरू हैं और इसी में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे कि जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो सुचारू रूप से संपन्न हो, नकल रहित हों और बच्चों को भी किसी तरह की कोई दिक्कत न आए, उसी की स्थिति का जायजा करने के लिए हम आज यहाँ पे पहुंचे हैं। और इसके अलावा 2 स्कूलों का पिपली और मथाना में भी हमने दौरा किया है। सभी जो एग्जाम्स हैं वो सकुशल रूप से चल रहे हैं और हमारे जितने भी सेंटर सुपरिटेंडेंट है और जो स्कूल मैनेजमेंट है वो भी एहतियातन तौर पे अपनी सारी तैयारियां उन्होंने अच्छे से करी हुई है। सभी बच्चे शांतिपूर्ण एग्जाम दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बच्चों से भी अपील करूंगा कि आराम से आप एग्जाम दें। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में मानसिक स्वास्थ्य पर आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का सफलतापूर्वक समापन हुआ। आपको बता दें कि इस दौरान कार्यक्रम में 410 छात्रों और शोधार्थियों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। साथ ही इस मौके पर और 8 तकनीकी सत्रों में विशेषज्ञों ने मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। साथ ही इस अवसर पर एक्रोपोलिस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रतीक और डॉक्टर अनु को यंग अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही बेस्ट पेपर, पोस्टर, रील्स और शॉर्ट फिल्म्स के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया और हाफ मैराथन के विजेताओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। अरोड़ा जी, डिस्टिंग्विश्ड नेशनल। देखिए 4 दिन का ये जो इवेंट रहा जिसको अभी कंक्लूड किया गया, जिसके अंदर तरह तरह के जितने भी रिसर्च पेपर्स साइकोलॉजी से जुड़े हुए और मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए थे प्रेजेंट किए गए देश और विदेश से। और हमने ये देखा है कि क्योंकि हम यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्रों से डील करते हैं तो जो रिसर्च पेपर्स बता रहे हैं कि ये वो एज ग्रुप है जहां पे मेंटल हेल्थ को संजो के और ठीक से रखना बहुत जरूरी है।
और हमने ये भी देखा है कि जहां मेंटल हेल्थ की दिक्कतें शुरू होती हैं वो शायद इसी एज से शुरू हो रही हैं। तो बच्चों को अपने साथ जोड़ के रखना और इस कॉन्फ्रेंस के जरिए 4 दिन के इवेंट के जरिए बच्चों को ये बताया गया है कि मेंटल हेल्थ, एक अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए क्या आवश्यक है। अरोड़ा जी, distinguished national and international. The past few days, we have together ventured. और पिहुआ के गांव सतोड़ा के पूर्व सरपंच सुरजीत सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए उनके भाई एनआरआई गुरदीप सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गुरदीप सिंह, जो कि जर्मनी से लौटे थे, स्कॉर्पियो में अपने गांव लौट रहे थे, तभी जलबेहड़ा गांव के पास गड्ढे के कारण कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गया, जहां इस दौरान टक्कर में गुरदीप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ बैठे जसविंदर सिंह घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं हादसे के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। क्या कुछ मामला है? हमारे पास एक हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड पेशेंट इमरजेंसी में आया है, जिसका एक्सीडेंट बताया जा रहा है कि जलबेड़ा के पास, फ्लाईओवर के पास ये एक्सीडेंट हुआ है और ऑन दी स्पॉट ही इसकी डेथ हो गई है। ये पेशेंट जब हमारे पास आया तो ये डेड था। ये पेशेंट सतोड़ा गांव से है, जो सरपंच साहब हैं सुरजीत सिंह जी, उनके ये छोटे ब्रदर हैं, जो कि पीछे उनका निधन हो गया था और उन्हीं के संस्कार पर ये आए हुए थे। जर्मनी के रेजिडेंट हैं और वहीं पर ये रहते हैं और इनके संस्कार पे आज आए हुए थे तो स्कॉर्पियो गाड़ी से इनकी गाड़ी कहीं टकरा गई। फरीदाबाद गुरुग्राम मार्ग पर ग्वाल पहाड़ी के पास लाल बत्ती पर खड़ी मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार इनोवा कार ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 50 वर्षीय शाकिर की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई, जबकि उसका भाई राशिद घायल हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल 2 गाड़ियों के बीच फंस गई और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। आरोपी चालक घायलों को अस्पताल लेकर गया, लेकिन चिकित्सकों ने शाकिर को मृत घोषित कर दिया। ग्वाल पहाड़ी पुलिस चौकी ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और चालक की तलाश जारी है। जिस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए मैं एफआईआर नंबर 76 दिनांक 30/1/2026 दर्ज की और इसके अंदर 2 करोड़ 13 लाख की टोटल फ्रॉड था, जिसमें से हमने 1 करोड़ 25 लाख जो है वो बैंक में फ्रीज करवा दिए हैं और 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है पुणे से। क्या क्या बरामद हुए हैं? इनसे कितनी सिम बरामद हुई, क्या डिवाइस बरामद हुई? बेसिकली जो इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि इंटरनेशनल जो कॉल आती थी उसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक कन्वर्टर लगा रखा था, जो इंटरनेशनल कॉल को इंडियन कॉल में, लोकल कॉल में कन्वर्ट कर देता था और वो कॉल विक्टिम के पास जाती थी और उसके आधार पर ये ठगी करते थे। तो हमने वो जो सिम बॉक्स है वो इनसे बरामद किया है और वो कॉल कन्वर्टर और एक कॉलिंग डिवाइस बरामद किया है। कुल कितनी सिम बरामद की है? 256 के आसपास सिम इनसे बरामद हुई है। कितने लोग गिरफ्तार किया है? टीम में कितने लोग हैं? मास्टरमाइंड कौन है? अभी मेन मास्टरमाइंड जो है वो अभी अरेस्ट करना बकाया है, उसके ऊपर टेक्निकल काम कर रहे हैं। बाकी 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है पुणे से। हरियाणा की बात की जाए, कितने लोगों को शिकार होना चाहिए? अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी उसके बाद ही बता पाएंगे टोटल इन्होंने कितने लोगों को शिकार किया है। फिलहाल हमारे पास इस संबंध में जो शिकायत है उस पर काम कर। अगर अमाउंट की बात करें तो अब तक कितने लोगों को शिकार होना चाहिए? कितना अमाउंट? अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही हम बता पाएंगे कि कितने लोगों को इन्होंने शिकार किया। तो क्या कार्रवाई करें? पुलिस ने रिमांड पे लिया गया? बिल्कुल, इसमें हमने मुलजिमों को पहले रिमांड पे लिया था, 2 को आज जुडिशियल कस्टडी में हमने भेज दिया है, 1 का 5 दिन का रिमांड और लिया है। आगे जो मुलजिमों को गिरफ्तार करना है और इनसे बरामदगी करनी है उस पर काम कर रहे हैं। नॉलेज वो तो नहीं हो सकता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।